एटॉम के अंदर आखिर हो क्या रहा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का असली स्ट्रक्चर समझो। एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, अरे हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है? इसका जवाब ना एक ऐसी अनदेखी दुनिया में छिपा है जो हमारी सोच से भी बहुत छोटी है। तो चलिए आज हम पदार्थ के उसी दिल में झांकते हैं, यानी कि एटम में। ये सारी कहानी ना एक सीधे से सवाल से शुरू हुई। एक ऐसा सवाल जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। रवि नाम के एक स्टूडेंट ने सोचा, अगर एटम इतना छोटा है कि दिखता ही नहीं, तो हमें कैसे पता कि उसके अंदर क्या है? बस यही जिज्ञासा हमारी आज की कहानी का शुरुआती पॉइंट है। चलिए रवि के साथ इस एडवेंचर पर चलते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है रवि, जो कई स्टूडेंट्स की तरह ही केमिस्ट्री की एक किताब के सामने बैठा है, और वो किताब उसे किसी एलियन भाषा में लिखी हुई लग रही है। पन्नों पर जो शब्द थे वो जैसे नाच रहे थे, जो डायग्राम थे वो धुंधले पड़ रहे थे। मतलब रवि के लिए ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये चैप्टर एक भूल भुलैया जैसा बन गया था। और फिर जो होता है, थकान ने बाजी मार ली और वो अपनी खुली किताब पर ही सो गया। लेकिन असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। सोते सोते रवि अपनी डेस्क से सीधा एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जो उसकी किताब के पन्नों के अंदर ही मौजूद थी। अपने सपने में रवि को लगता है कि वो बहुत बहुत ही छोटा हो गया है और एक विशाल अंधेरे स्पेस में तैर रहा है। ठीक बीचों बीच कोई चीज एक छोटे से सूरज की तरह चमक रही है, और उस रोशनी से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आती है, स्वागत है, तुम मेरे केंद्र में हो, मैं न्यूक्लियस हूं। पर ये न्यूक्लियस अकेला नहीं है। चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि इस घने और रहस्यमयी सेंटर में आखिर रहता कौन कौन है। तो न्यूक्लियस के अंदर दो बहुत अलग अलग तरह के पार्टिकल्स एक साथ रहते हैं। एक तरफ हैं प्रोटॉन्स, जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इनको आप एटम का डीएनए समझ लीजिए। मतलब इनकी संख्या ही ये तय करती है कि हम सोने के एटम को देख रहे हैं या ऑक्सीजन के। और उनके बगल में है न्यूट्रॉन, जो जैसा नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल होते हैं। उनका काम एक तरह की गोंद जैसा है, जो न्यूक्लियस को कसकर बांधे रखती है। और यही तो सबसे बड़ा राज है। प्रोटॉन खुद बताता है कि अगर प्रोटॉन की संख्या बदली तो पूरा का पूरा एलिमेंट ही बदल जाता है। एक प्रोटॉन वाला एटम हाइड्रोजन है, उसमें बस एक और प्रोटॉन जोड़ दो और अचानक वो हीलियम बन जाता है। मतलब ये इतना फंडामेंटल है। लेकिन सारी हलचल सिर्फ सेंटर में नहीं हो रही है। न्यूक्लियस के चारों ओर तो लगातार एक तूफान सा मचा हुआ है। चलिए अब उन पार्टिकल से मिलते हैं जो एक पल भी टिक कर नहीं बैठते। ये हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाले छोटे छोटे एनर्जी से भरे हुए पार्टिकल्स। ये न्यूक्लियस के चारों ओर अविश्वसनीय स्पीड से घूमते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी घूम रहे हैं। नहीं, इनके अपने तय रास्ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इन्हीं रास्तों को हम शेल्स या एनर्जी लेवल कहते हैं। अच्छा, बोहर का मॉडल हमें इस अरेंजमेंट को समझने में मदद करता है। इसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह सोचिए, जिसके नियम बड़े सख्त हैं। पहली मंजिल जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह है। दूसरी मंजिल थोड़ी बड़ी है, उसमें 8 तक रह सकते हैं। हर इलेक्ट्रॉन को मालूम है कि उसकी जगह कहाँ है। सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में है। तो अब हम सारे खिलाड़ियों से तो मिल चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि इनके नंबर्स मिलकर हर एटम का एक यूनिक पहचान पत्र कैसे तैयार करते हैं। सबसे जरूरी नंबर है एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से दिखाते हैं। ये कुछ नहीं, बस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की गिनती है, और यही एक एटम को यूनिक बनाता है, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह। किन्हीं भी 2 अलग अलग एलिमेंट्स में प्रोटॉन की संख्या कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। इसके बाद आता है मास नंबर, जिसे हम A से दिखाते हैं। ये नंबर हमें बताता है कि एटम का वजन कितना है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बस जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन इतने हल्के होते हैं कि उनका वजन ना के बराबर होता है, इसलिए उन्हें यहां नहीं गिना जाता। चलिए इसे सबसे सिंपल एटम से समझते हैं, हाइड्रोजन। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन 0, एक भी नहीं। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर हुआ 1, क्योंकि एक प्रोटॉन है, और इसका मास नंबर भी 1 ही हुआ, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर भी एक ही हैं। है ना आसान? रवि का सपना अब खत्म होने वाला है, लेकिन जागने से ठीक पहले एटम उसे एक आखिरी राज बताता है कि वो दूसरे एटम्स के साथ मिलके वो सब कुछ कैसे बनाता है जिसे हम जानते हैं और देखते हैं।
देखिए, कभी-कभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अचानक उसके पास प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। और इसका ठीक उल्टा, अगर कोई एटम कहीं से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और वो एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का यही लेना देना ही तो पूरी केमिस्ट्री की बुनियाद है। और बस एक झटके से रवि की आंख खुलती है। लेकिन इस बार जब वो अपनी केमिस्ट्री की किताब को देखता है तो शब्द उसे उलझा नहीं रहे हैं। अब उसे पूरी पिक्चर साफ दिख रही है। बीच में एक भारी न्यूक्लियस, उसके चारों ओर अपने रास्तों पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन और कुछ सिंपल से नंबर जो हर एटम की पहचान और उसका वजन तय करते हैं। और इसी नई समझ के साथ रवि एक हैरान कर देने वाले नतीजे पर पहुंचता है। इतना छोटा सा एटम, लेकिन पूरी दुनिया तो इसी से बनी है। ये सोचने वाली बात है ना कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज अक्सर सबसे छोटी और अनदेखी जगहों में ही छिपे होते हैं।